हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए तथा इसकी संतुलन स्थिति के लिए सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पहले व्हीटस्टोन सेतु को परिभाषित करेंगे, क्या है व्हीटस्टोन सेतु, फिर उसके बाद इसकी संतुलन स्थिति को हम व्युत्पन्न करेंगे। तो क्या लिखा है, सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन, वैज्ञानिक का नाम क्या है, व्हीटस्टोन, ने 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की, कितने प्रतिरोधों को, 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़कर ऐसे उपकरण की खोज की जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, उन चारों प्रतिरोधों को क्या किया, एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया, ठीक है। किस रूप में, चतुर्भुज के रूप में, ठीक है, ध्यान रखना, 4 भुजाओं को जोड़कर किस रूप में, चतुर्भुज के रूप में एक उपकरण की खोज कर दी, उसी से एक क्या बना दिया, उपकरण बना दिया, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किससे, व्हीटस्टोन सेतु से, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब इसके बाद आता है सिद्धांत। कभी कभी पेपर में सिद्धांत के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे सिद्धांत, लिखेंगे माना व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं में लगे प्रतिरोध क्रमशः, जो 4 प्रतिरोध लगे उन्हें हमने क्या मान लिया, PQRS हैं, तथा धारा मापी में, धारा मापी यानी एक गैल्वेनीमीटर होता है जिसकी सहायता से हम धारा का मापन करते हैं, तथा धारा मापी में प्रवाहित धारा IG। अब धारा I और गैल्वेनीमीटर धारा मापी है तो हमने क्या लिख दिया, G, यानी इससे समझ में जाएगा कि धारा मापी में प्रवाहित धारा है IG। वह धारा मापी का प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध क्या मान लिया, कैपिटल G, गैल्वेनीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, G है तब। अब इसके बाद इसका चित्र आएगा, फिर इसके बाद इसका सिद्धांत सिद्ध करेंगे। आपके लिए चित्र दिख रहा है, इस प्रकार का चित्र बनाएंगे। क्या है इसमें, देखिए 4 प्रतिरोध हैं, कौन कौन से, PQRS, ठीक है। कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं, PQRS, ठीक है। इन 4 प्रतिरोधों को देखो चतुर्भुज के रूप में जोड़ा है, ठीक है। फिर इनको क्या किया, एक एक बिंदु को हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया किस पर, प्लस पर जोड़ दिया सेल के धन ध्रुव से, और यहाँ इसको जोड़ दिया सेल के ऋण ध्रुव से, और ये क्या है, कुंजी, स्विच लगा हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, धारा के प्रवाह बंद और चालू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। इस प्रकार ये चित्र बनेगा। फिर इसके आगे लिखते हैं, तो क्या लिखा है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, ठीक है, कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में बिंदु B पर विभव और बिंदु D पर विभव। चित्र में क्या क्या दिख रहे हैं, बिंदु B और बिंदु D, कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में। कौन कौन से बिंदु पर, इस पर, बिंदु B पर और बिंदु D पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है, ध्यान रखना। कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में, ठीक है। तो बिंदु B और बिंदु D पर विभव का मान समान होगा। और संतुलन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में इस धारा मापी में से जो गैल्वेनीमीटर लगा है इसमें प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, कितना होता है, 0, ध्यान रखना। कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था में जो धारा IG का मान है 0 रहेगा। और संतुलन अवस्था होती क्या है, P/Q बराबर R/S, ये है हमारी संतुलन अवस्था। इसे हम सिद्ध करेंगे। और इस अवस्था में B और D पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो इस ब्रिज में हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हम लागू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इस संधि कहाँ कहाँ बन रही है, एक बिंदु B पर बन रही संधि, बिंदु D पर बन रही संधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिकतम धाराओं का मेल हो रहा है, यानी बहुत सी धाराएं यहाँ पर आके मिल रही हैं और यहाँ भी बहुत सी धाराएं आके मिल रही हैं, ठीक है। तो एक संधि B बन रही है और एक संधि D। तो पहले हम क्या करेंगे, संधि B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। और हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि संधि पर धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। या फिर बोलें तो
जब चिन्ह देखेंगे तो क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है और दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक। तो संधि बी पर देखेंगे कौन कौन सी धाराएं आ रही, I1 आ रही है, I1 जी इसकी ओर आ रही है तो ये प्लस की आएगी, I जी दूर की ओर जा रही तो ये माइनस की आएगी, I3 भी दूर की ओर जा रही तो ये भी माइनस की आएगी। तो सिर्फ I1 प्लस की आएगी, बाकी ये दो चीज़ें किसकी आएंगी, माइनस की। ठीक है, तो लिखेंगे संधि बी पर, क्या लिखेंगे, संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, तो देखो हमने अभी चित्र में देखा था संधि बी पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, I1 आ रही है तो प्लस की जाएगी। ठीक है, IG जा रही है तो माइनस की आएगी और I3 भी जा रही है तो माइनस की आएगी, बराबर में क्या होता है, 0। अब संतुलन अवस्था में पता है IG का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसका मान 0 हो जाएगा तो I1 ये माइनस को सट जाकर इसका हो जाएगा प्लस का, तो I1 बराबर क्या आ गया, I3। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद संधि डी पर भी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो इसकी ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, I2 आ रही है, IG आ रही है, इसलिए इनका चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक, और I4 क्या है, दूर की ओर जा रही तो ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो I2 आ रही है संधि की ओर, IG भी आ रही है, लेकिन I4 दूर की ओर जा रही है, माइनस के आगे, बराबर में 0। अब पता है चूंकि IG का मान संतुलन अवस्था में क्या रहेगा, 0, ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर I4। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा, अब क्या करेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम लागू हो गया, अब द्वितीय नियम लागू करेंगे। कौन कौन, बंद जाल में लगता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, कहाँ पर लागू होता है, बंद जाल में। तो हम क्या करेंगे, बंद जाल A B D A, कौन कौन से में, A B D A से शुरू होगा और A पर ही खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा, बंद जाल। इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि धारा की दिशा में जाने पर IR यानी प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है और विपरीत दिशा में जाने पर चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखें क्या करेंगे, लिखेंगे बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, जब हम A से B की ओर जा रहा है तो धारा की दिशा में जा रहा है क्या, ये सब देखना है, पहले A से B की ओर, फिर B से D की ओर, फिर D से A की ओर। ठीक है, तो A से B की ओर जा रहा है और धारा भी देखो इसी दिशा में जा रही, तो I1 और P धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो I1P का चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, फिर B से D की ओर जाएंगे तो देखेंगे यहीं की ओर धारा जा रही, तो IG और कैपिटल G का गुणनफल का चिन्ह धनात्मक। फिर D से A की ओर जाएंगे तो देखो हम यहाँ की ओर जा रहा है लेकिन धारा यहाँ की ओर आ रही, तो विपरीत हुआ है, मानी चिन्ह माइनस का आएगा, कौन सा आएगा, -I2R धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो लिखेंगे, तो A से B जा रहा है तो क्या आएगा, धारा I1 और P, उसी दिशा में धारा जा रही है, अभी चित्र में बताया था। फिर इसके बाद B से D जा रहा है तो इस दिशा में धारा जा रही है IG और प्रतिरोध कैपिटल G, लेकिन D से A की ओर जा रहा है लेकिन धारा विपरीत मिल रही है तो माइनस आएगा, और धारा क्या है, I2 और R बराबर 0। अब चूंकि IG का मान 0, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो I1P बराबर I2R, समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद में अब A वाला बंद जाल लेंगे, BCDB। ठीक है, BCDB, तो पहले B से C जाएंगे तो देखो इसी दिशा में धारा जा रही, I3Q प्लस का आएगा। फिर C से D की ओर जाना है तो C से D की ओर जाएंगे
तो धारा इधर की ओर जा रही है, हम यहाँ की ओर आ रहा है, तो I4S माइनस में आएगा। फिर D से B की ओर जाना है, D से B की ओर, लेकिन धारा यहाँ की ओर आ रही, तो ये भी माइनस का आएगा IG। ठीक है, तो लिखेंगे बंद जाल BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो B से C की ओर जा रहा था, धारा क्या मिल रही थी I3 और प्रतिरोध क्या मिल रहा था Q, और इसी दिशा में धारा जा रही है तो प्लस का आएगा। फिर C से D की ओर जा रहा है, तो C से D की ओर जाने पर धारा विपरीत मिल रही, कौन सी धारा मिल रही I4, और क्या हो जाएगा प्रतिरोध S। ठीक है, फिर D से B की ओर जा रहा है, तो यहाँ भी धारा विपरीत मिल रही थी, कौन सी धारा IG, और प्रतिरोध क्या था कैपिटल G बराबर में 0, चूंकि IG बराबर 0 संतुलन अवस्था में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I3Q, ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का उस साइड जाके इसका हो जाएगा प्लस का I4S, समीकरण 2। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण है, तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, लिख देंगे समीकरण 1/2 से, तो LHS में LHS का भाग, तो I1P/I3Q बराबर I2R बटा में I4S नहीं I4 तो आइसक्रीम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा I4S। ठीक है, तो अब लिखेंगे साइड में, चूंकि अभी हमने ऊपर मान निकाले हैं, कुछ क्या मान निकाले हैं आपने, 2 मान निकाले हैं पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से, एक I1 का मान 3 और I2 का मान 4, एक ए निकाला है एक ए, तो I1 3 हो जाएगा, I2 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख लेंगे, चूंकि I1 बराबर 3 है और I2 बराबर क्या 4 है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा I4। ठीक है, मान रख देंगे, तो I1 की जगह पर लिख देंगे I3P बटा में I3 का I3 यहाँ नहीं रख देना, नहीं आप यहाँ I1 रख दो, तो क्या मतलब होगा Q बराबर I2 का मान I4 और R का नीचे I4 का I4, और ऐसे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा P/Q बराबर में R/S। यही इसका फॉर्मूला है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में। ठीक है, प्रतिरोधों का अनुपात आपस में कैसा होता है बराबर। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में पूछा गया और इस साल ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आता है। एक ऐसे आता है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए, ये लिख देंगे डायरेक्ट, या फिर ऐसा बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु को परिभाषित कीजिए तथा इसके सिद्धांत के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।